हिस्ट्री टेकिंग हमें इस 8 हेडिंग्स में लेना है। पहले पेशेंट पर्टिकुलर्स, फिर हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, फिर उसका ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, अदर सिस्टमिक एग्जामिनेशन, फिर हमारे केस का समरी, फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पेशेंट पर्टिकुलर्स में हमें पेशेंट से उनका नाम पूछना है, उनका एज पूछना है, उनका एड्रेस पूछना है, ऑक्यूपेशन, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, हस्बैंड का नेम, एज एंड ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट, उनका रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। नेम पेशेंट की आइडेंटिटी को डिनोट करता है। एज हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक्सट्रीम्स ऑफ एज में अगर हमारा प्रेगनेंसी हो रहा है, जैसे टीनेज प्रेगनेंसी हुआ या फिर एल्डरली प्रेगनेंसी हुआ, विच अकॉर्डिंग टू फीगो शुड बी मोर देन 35 ईयर्स, उनका अपना कॉम्प्लिकेशंस है। एड्रेस ऑफ पेशेंट उनकी आइडेंटिटी को भी डिनोट करता है और साथ में कुछ स्पेसिफिक एंडेमिक डिजीजेस होते हैं, जैसे सिंधी पॉपुलेशन में हमारा सिकल सेल डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है, वो हमारे पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन ऑफ पेशेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी पेशेंट लेबरर हुई या फिर हाउस होल्ड वर्कर हुई या फिर मेड हुई जो कि स्ट्रेनर्स वर्क कर रही हैं, तो उस पेशेंट में रिस्क ऑफ अब्रप्शियो, रिस्क ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर और प्री एक्लेम्शिया का रिस्क बढ़ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम फिकंडिटी किसी भी पेशेंट का विद इन 1 ईयर्स ऑफ मैरिज होता है। अगर इस पेशेंट ने 1 ईयर से ज़्यादा में कंसीव किया है, इसका मतलब पेशेंट का रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है एंड पेशेंट हमारी इनफर्टिलिटी के बाद भी कंसीव कर सकती है, क्योंकि इसके बाद उसका प्रेगनेंसी उस पेशेंट के लिए प्रेशस प्रेगनेंसी हो जाएगा। हस्बैंड का नेम, एज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी के लिए। ऑक्यूपेशन उनका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारा पेशेंट का हस्बैंड ब्लास्ट फर्नेस या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो उसके कारण उनका स्पर्म काउंट अफेक्ट हो सकता है। दैट माइट बी अ कॉज फॉर द पेशेंट लैंडिंग अप इन इनफर्टिलिटी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेशेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पेशेंट का होगा तो वो मैल न्यूट्रिटेड होगी, वो एनेमिक होगी और साथ में हमारा कोई ना कोई हाउस होल्ड वर्क या हैवी स्ट्रेनस वर्क पेशेंट ज़रूर करेगी, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। रिलीजन ऑफ पेशेंट हमें रिकॉर्ड करना है, डेट ऑफ एडमिशन रिकॉर्ड करना है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करना है। अब जब हमने पेशेंट पर्टिकुलर ले लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट में हमें सबसे पहले पेशेंट का चीफ कंप्लेंट पूछना है और वो भी पेशेंट के लैंग्वेज में होना चाहिए। इट शुड बी इन पेशेंट्स लैंग्वेज और साथ में ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। जैसे हमारे पास अगर कोई एएनसी की पेशेंट आ रही है हमारे ओपीडी क्लिनिक में और उस पेशेंट का हमारा सबसे पहला कंप्लेन होगा कि पेशेंट इज एमेनोरिया, पेशेंट इज हैविंग एमेनोरिया, और उसका एमेनोरिया कितने दिन का है वो हमें पूछना है पेशेंट से। दूसरी, कोई भी एएनसी की पेशेंट अगर आपके पास आ रही है तो वो जनरली 2 कंप्लेन के साथ आती है। पहला है हमारा पेन एब्डोमेन और दूसरा है हमारा वीकनेस, लेथार्जिनेस। पेशेंट हमारी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आ रही है तो वो नौशा वॉमिटिंग के भी साथ आ रही है। तो पेशेंट की लैंग्वेज में हमें पेशेंट का कंप्लेन रिकॉर्ड करना है कि पेशेंट किस कंप्लेन के साथ हमारे पास आई थी और क्रोनोलॉजी ऑफ सिम्टम्स क्या है। जो सिम्टम सबसे पहले अपीयर किया है वो सिम्टम हमें सबसे पहले मेंशन करना है अपने चीफ कंप्लेन में। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हमें पेशेंट का रिकॉर्ड करना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में दूसरा है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हमें ट्रिमेस्टर वाइज हिस्ट्री मेंशन करना होता है। सपोज हमारे पास एक पेशेंट आई है 7 मंथ्स प्रेगनेंसी विद पेन एब्डोमेन लेकर के, तो हम पेशेंट से किस हेडिंग्स में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इंक्वायर करके अपने हिस्ट्री में प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा कि पेशेंट वॉज एपरेंटली एसिम्प्टोमेटिक 7 months बैक, after which she missed her periods. She got a urine pregnancy test done by herself or hospital, ये हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद that the test came out to be positive and patient found that she was pregnant.
फिर हमें मेंशन करना है कि पेशेंट हमारी बुक एएनसी केस है और अनबुक एएनसी केस है। हम एक पेशेंट को बुक एएनसी केस तब कहेंगे जब उस पेशेंट ने एक ही हॉस्पिटल में 3 या उससे ज़्यादा एएनसी विजिट्स किए हैं और रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कराया है। उसके बाद हमें मेंशन करना है कि पेशेंट ने अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इन्वेस्टिगेशंस कराया है या नहीं कराया है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो हमें एक एएनसी पेशेंट से उसके फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कराना चाहिए। तो हमें 3 रूटीन इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट से कराना चाहिए। पहला होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमारा आता है हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, ABORH, पेशेंट का VDRL टेस्टिंग, वायरल मार्कर्स, ब्लड शुगर एस्टिमेशन। ये हमारा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में आता है। रूटीन यूरिन इन्वेस्टिगेशंस में हमारा क्या आता है, हमें यूरिन में पेशेंट का यूरिन प्रोटीन कराना है, यूरिन शुगर कराना है और पस सेल्स कराना है फॉर डायग्नोसिस ऑफ UTI एट एन अर्ली स्टेज। फिर हमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासोनोग्राफी में हम पेशेंट से क्या क्या बता सकते हैं पेशेंट को कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हमारा सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पेशेंट का फीटस वाइबल है या नहीं है, उसमें कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है और उसमें कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज है या नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि USG हमें कब कब करवाना चाहिए। हमें USG फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आती है उस समय हमें एट फर्स्ट विजिट तो कराना ही चाहिए। दूसरा ये आता है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्कैन हमें 11 वीक्स पे एक स्पेसिफिक स्कैन है जो कि हमारा होता है NT स्कैन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम, वो हम करा सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि हमारा एनॉमली स्कैन हमें कब कराना चाहिए पेशेंट के फीटस में कोई भी कॉन्जेनाइटल एनॉमली डिटेक्ट करने के लिए, वो होता है 18 to 20 वीक्स पे हमें एनॉमली स्कैन रिपीट कराना चाहिए पेशेंट का। तीसरा हमें ये पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स ले रही है या नहीं ले रही है। यहाँ पे एक और वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। दूसरा, हमें पेशेंट से पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स एलिसिट करना है। पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे क्या क्या हैं, जो सिम्टम्स हमारे प्रेगनेंसी में नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं उस ट्रिमेस्टर में। जैसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमारे नॉर्मल सिम्टम्स क्या है, नॉजिया, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, माइल्ड पेन एब्डोमेन, उसके बाद माइल्ड बैक एक पेशेंट को हो सकता है, उसके बाद पेशेंट को डिज़नेस हो सकता है, लेथार्जिनेस हो सकता है। और नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो हमारे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम लोग नेगेटिव सिम्टम्स पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट को अनटॉलरेबल पेन एब्डोमेन हो, जो कि एक डायग्नोस्टिक हो सकता है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन के लिए। अनकंट्रोल्ड पेन एब्डोमेन पेशेंट से पूछेंगे, या पेशेंट को ब्लीडिंग PV है, या पेशेंट को सिम्टम सजेस्टिव ऑफ UTI जैसे डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन है। ये हमारा पूरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर का समरी आता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो हमें ये मेंशन करना है कि पेशेंट हमारी एसिम्प्टोमेटिक थी 7 मंथ्स बैक। उसके बाद पेशेंट ने UPT किया खुद से या हॉस्पिटल, UPT पॉजिटिव आया, पेशेंट हमारे उस हॉस्पिटल के लिए बुक्ड केस थी या अनबुक्ड केस थी, पेशेंट ने अपना रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कराया या नहीं कराया, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट विद इन नॉर्मल लिमिट थे या नहीं थे, पेशेंट ने आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट स्टार्ट किया या नहीं किया और कब किया, और पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हमें उस ट्रिमेस्टर के मेंशन करने हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमारा नॉर्मल सिम्टम्स क्या है, नॉजिया, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, फिर माइल्ड पेन एब्डोमेन हो सकता है पेशेंट को बिकॉज ऑफ नॉर्मल ब्रैक्सटन सिक कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड बैकएक हो सकता है, और पेशेंट को डिज़नेस, लेथार्जिनेस, वीकनेस हो सकता है और पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेगेटिव सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर को डिनोट करते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड पेन एब्डोमेन हुआ, या ब्लीडिंग PV हुआ, या डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन विच कैन बी एन अर्ली सिम्टम फॉर UTI। इसी तरह हमें अपने HOPI में बढ़ना है आगे और पेशेंट से सेकेंड ट्रिमेस्टर का हिस्ट्री एलिसिट करना है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में हम पेशेंट से ये पूछेंगे कि पेशेंट ने अपना आयरन फोलिक एसिड टैबलेट लिया या नहीं लिया,
पेशेंट को क्विकनिंग कब फील हुई? क्विकनिंग हमारी होती है कि उनका बेबी फर्स्ट टाइम कब चला है। प्राइमरी पेशेंट में ये थोड़ा लेट फील होता है, एट द एंड ऑफ 4th मंथ और बिगिनिंग ऑफ 5th मंथ। मल्टी पेशेंट्स में क्योंकि उनको एक सिमिलर एपिसोड पास्ट में हुआ है तो वो जल्दी इसे परसीव कर पाती हैं। उसके बाद हमें पेशेंट से पूछना है कि उन्होंने टेटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन लिया है या नहीं लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस टॉक्सोइड हम किसी पेशेंट को फर्स्ट टाइम प्रेस्क्राइब करते हैं 16 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर पेशेंट और नेक्स्ट डोज हम इसको एडवाइस करते हैं आफ्टर 6 वीक्स। अगर किसी पेशेंट ने प्रीवियस प्रेगनेंसी में टेटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन लिया हुआ है तो हम उसे लास्ट ट्रिमेस्टर में सिर्फ एक बूस्टर डोज एडवाइस करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट से दोबारा से सेकेंड ट्रिमेस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्ट्री पूछेंगे। पॉजिटिव हिस्ट्री में पेशेंट से यही पूछेंगे कि पेशेंट को माइल्ड पेन एब्डोमेन था, पेशेंट ने इन्वेस्टिगेशंस कराया है या नहीं कराया है, और अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया है या नहीं कराया है। अब हमारा नेगेटिव सिम्टम्स क्या हो सकता है? नेगेटिव सिम्टम्स होंगे कि कौन से कॉम्प्लिकेशंस हमारे हो सकते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में। तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारे जैसे प्री एक्लैम्शिया हो सकते हैं या फिर एक्लैम्शिया हो सकता है। पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है सेकेंड ट्रिमेस्टर में, या फिर पेशेंट को अबॉर्शन की भी हिस्ट्री हो सकती है। पेशेंट को एंटीपार्टम हीमरेज की भी हिस्ट्री हो सकती है। तो हम ऐसे सिम्टम्स पेशेंट से पूछेंगे जो हमारे प्री एक्लैम्शिया या एक्लैम्शिया, जीडीएम, अबॉर्शन और एपीएच के तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे हम प्री एक्लैम्शिया या एक्लैम्शिया पेशेंट से पूछना चाहेंगे तो प्री एक्लैम्शिया एक्लैम्शिया में हम पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट को वार्निंग सिम्टम्स कोई आए हैं या नहीं आए हैं। तो वार्निंग सिम्टम्स हमारे प्री एक्लैम्शिया के क्या होते हैं? पेशेंट को पेन एब्डोमेन होगा, पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, और एक्लेम्शिया में हम पेशेंट से क्या पूछ सकते हैं कि उसको एपिसोड ऑफ कन्वल्शन तो नहीं आया है पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो सकती है तो हम पेशेंट से क्या पूछ सकते हैं कि उसको इचिंग इन पेरिनियल एरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज पीवी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट ने अपना ब्लड शुगर एस्टिमेट कराया है या नहीं कराया है, और शुगर रेंज विद इन नॉर्मल लिमिट था या नहीं था। ये दोनों सिम्टम्स हमारे सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को कैंडिडियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर पेशेंट एंटीपार्टम हीमरेज की हिस्ट्री देना चाहती है या फिर वी हैव टू आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन फॉर एंटीपार्टम हीमरेज, तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट को कोई एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग पीवी है या नहीं है, और उसके साथ पेन एसोसिएटेड है या नहीं है। ये सारे हम नेगेटिव सिम्टम्स पेशेंट से अपने सेकेंड ट्रिमेस्टर में पूछेंगे। जब हम थर्ड ट्रिमेस्टर में जाएंगे तो थर्ड ट्रिमेस्टर में पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेन एब्डोमेन हो सकता है और डिफ़िकल्टी इन मिक्ट्यूरेशन हो सकता है। और पेशेंट से हम नेगेटिव सिम्टम में क्या क्या पूछेंगे? पेशेंट से हम नेगेटिव सिम्टम में पूछेंगे वही एंटीपार्टम हिमरेज के लिए नेगेटिव सिम्टम पेशेंट से पूछेंगे कि ब्लीडिंग पीवी और पेन है या नहीं है पेशेंट को डिसयूरिया है या नहीं है, या सजेस्टिव ऑफ यूटीआई और डिफ़िकल्टी इन मिक्ट्यूरेशन। थर्ड ट्रिमेस्टर में पेशेंट को लीकिंग हो सकता है जो कि एक इंडिकेटिव हो प्रॉम की तरफ, तो उसे हम पूछेंगे पेशेंट को लीकिंग पर वजाइनम की हिस्ट्री है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो हमें अपने थर्ड ट्रिमेस्टर की हिस्ट्री में देना है। चूँकि ये पेशेंट हमारे पास 7 मंथ्स प्रेगनेंसी विद पेन एब्डोमेन लेकर के आई है, तो हम पेशेंट से सबसे पहले उसके HOPI में फर्स्ट ट्रिमेस्टर की हिस्ट्री पूछेंगे, सेकेंड ट्रिमेस्टर की हिस्ट्री पूछेंगे, और जब हम थर्ड ट्रिमेस्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि माई पेशेंट वॉज apparently well till now, after which she had an onset of pain abdomen for which she visited OPD of NMCH and the patient got admitted for safe confinement, अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट हुई है तो। दिस इज़ द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो हमें अपनी एक ऑप्स की पेशेंट का देना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद हम मूव ऑन करेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की तरफ, जिसमें हमें पेशेंट से LMP पूछना है। बहुत बार पेशेंट को अपना LMP दैट इज़ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड याद नहीं होता है, तो हमें कोई नियर बाई डेट पूछना है कि होली के पास आया था या दिवाली के पास आया था। पेशेंट मस्ट बी रिमेंबरिंग सम मेजर इवेंट नियर हर LMP।
और बहुत बार पेशेंट हिंदी कैलेंडर से भी अपना डेट बताती है, तो वी हैव टू गिव एन एस्टिमेटेड एलएमपी टू दैट पेशेंट, अगर पेशेंट को अपना एलएमपी एग्जैक्टली याद नहीं है तो। एलएमपी से हम ईडीडी कैलकुलेट करेंगे, जो हम नेग्लीस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं अगर कोई पेशेंट अपना एलएमपी 1 जनवरी 2021 बता रही है, तो इसमें हम डेट में 7 डेज ऐड करते हैं, मंथ में हम 9 मंथ्स ऐड करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताता है। तो इट टर्न्स आउट टू बी 8 अक्टूबर 2021। ये हमारा हो गया नेग्लीस फॉर्मूला। इसके बाद हम पेशेंट को पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करना है हमें एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमें पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने के लिए उसका कितना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इन डेज डिवाइडेड बाय 7। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन डेज डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद हमें पेशेंट से उसका प्रीवियस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछना है, जिसमें एज ऑफ मेनार्की पूछना है, ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस पूछना है, मतलब ऑन एन एवरेज इट शुड लास्ट फॉर 3 to 4 डेज। इंटरवल पूछना है कि 28 ± 7 डेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेगुलरिटी पूछना है कि उसके साइकिल्स रेगुलर है या नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड पेन और क्लॉट्स प्रेजेंट है या नहीं है। रेगुलरिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी पेशेंट का साइकिल अगर हम मान लेते हैं 35 डेज़ का है, तो हमें अपने कैलकुलेटेड ईडीडी में एक्स्ट्रा 7 डेज ऐड करना होगा, दैट इज़ 35 - 28, दैट इज़ 7 डेज ऐड करना होगा उसका एक्यूरेट ईडीडी निकालने के लिए। और अगर किसी पेशेंट का साइकिल 21 डेज़ का है, तो हमें इसमें -7 करना होगा उसका एक्यूरेट ईडीडी निकालने के लिए। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बाद हम पेशेंट से उनका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हमें एक ये टैब्यूलर फॉर्म में उसे टैबुलेट करना होता है, जिसमें हम बेबी का सीरियल नंबर लिखेंगे, उसका ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्रेगनेंसी इवेंट्स, लेबर इवेंट्स, मोड ऑफ डिलीवरी, पिपेरियम और बेबी का हिस्ट्री हमें पूछना है। सपोज हमारी पेशेंट जो है वो ग्रेविडा 2 है, ग्रेविडा 2 है, पैरिटी 1+0 है और लिविंग 1 है। एक नया फॉर्मूला है जो कि विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक फार्मूला जिसे कहा जाता है। तो विलियम ऑब्स्टेट्रिक फार्मूला में हम अपना ऑब्स्टेट्रिक फार्मूला GP A+B+C+D के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें A इज़ द नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसीज, B इज़ द नंबर ऑफ प्री टर्म प्रेगनेंसीज, C इज़ द नंबर ऑफ अबॉर्शंस एंड D इज़ द लाइव बर्थ ऑफ पेशेंट। और अब हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए अपने पेशेंट का ऑब्स्टेट्रिक्स आउटकम डिनोट करने के लिए। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारी पेशेंट जो है वो ग्रेविडा 2 है, पहला बेबी उसने डिलीवर किया है वजाइनली 2 years बैक। तो हम उसको ऑब्स्टेट्रिक केबल कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? सीरियल नंबर हम 1 लिखेंगे, अभी ये 2023 है तो 2021 उस बेबी का डिलीवरी ईयर होगा। प्रेगनेंसी इवेंट्स में अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन उस प्रेगनेंसी में आई है वो हमें मेंशन करना है, तो इस पेशेंट का प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल था। लेबर इवेंट्स में भी उसने डिलीवरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस डिलीवर कर दिया, तो उसका लेबर इवेंट्स भी अनइवेंटफुल होगा। मोड ऑफ डिलीवरी मैंने पहले बताया कि वो वजाइनली डिलीवर किया है पेशेंट ने। प्यूपेरियल इवेंट्स में पेशेंट को प्यूपेरियल फेज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे पेशेंट को प्यूपेरियल फेज़ में प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है, प्यूपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है, पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, पेशेंट को मेस्टाइटिस हो सकता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को प्यूपेरियल फेज़ में हुआ है तो वो हमें मेंशन करना है। उसके बाद हमें उस पहले बच्चे की हिस्ट्री बताना है हमें अपने ऑब्स्टेट्रिक टेबल में, जिसमें हमें लिखना है कि बेबी का सेक्स क्या था, बेबी का वेट क्या था, बेबी ने बर्थ पे क्राई किया है या नहीं किया है, बेबी को उसने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया है कि नहीं किया है, और बेबी का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंग टू NIH हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमें अपने हिस्ट्री में पास्ट हिस्ट्री लिखना है, जिसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड डिजीज़, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिजीज़ मेंशन करना है ऑफ दैट पेशेंट। अगर कोई पेशेंट हमारी हाइपरटेंशन की है तो वो हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कैन लैटर लीड टू एक्लेम्शिया, कॉम्प्लिकेशंस लाइक एक्लेम्शिया। अगर कोई पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो हमारे पेशेंट में वो न्यूमरस फीटोमेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं। सेम गोज विद थायराइड डिजीज़। एस्थमा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस तो ये कराता ही है, साथ में सम ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट्स इन केस ऑफ PPH, जैसे हम कार्बोप्रॉस्ट पेशेंट को नहीं दे सकते हैं इफ़ पेशेंट गोज इन PPH। ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है तो सेम गोज विद इट। और हार्ट डिजीज़ में हमें एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है फॉर द डिलीवरी ऑफ दैट पेशेंट।
टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम कार्डियक फेलियर और इंट्रापार्टम कार्डियक फेलियर। इसे हमें पेशेंट से लीडिंग क्वेश्चन पूछ करके उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को इंक्वायर करना है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट को लेप्रोटमी हुआ है प्रीवियस किसी भी चीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। या फिर पेशेंट ने पहले कोई LSCS करवाया है, या फिर पेशेंट को पहले कोई मायमेक्टमी हुआ है फॉर फाइब्रॉइड, या फिर पेशेंट को पहले कोई सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए सर्कलाज हुआ है। ये हमें पेशेंट से इंक्वायर करना है। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री पे जाएंगे। फैमिली हिस्ट्री में हमें इंक्वायर करना है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ये तो हमें पूछना ही है। साथ में कुछ ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी पूछना है, जैसे किसी फैमिली में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो कि जनरली क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ के कारण हो सकते हैं, वो हमें इंक्वायर करना है। हिस्ट्री ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी और हिस्ट्री ऑफ मैक्रोसोमिक बेबी हमें इंक्वायर करना है। फिर हमें पेशेंट का फंक्शनल हिस्ट्री पूछना है, जिसमें ब्लैडर, पेशेंट ठीक से मिक्चुरेट कर रही है, बॉवल पूछना है कि वो ठीक से इवैक्यूएट कर रही है अपना बॉवल, उसका प्रॉपर स्लीप होना चाहिए ऑफ मिनिमम 8 to 10 आवर्स अ डे, और उसका एपेटाइट ठीक है या नहीं है, बिकॉज लॉन्ग रन में वो जा कर के फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन करा सकता है। फिर हमें पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री पूछना है कि पेशेंट स्मोकर है या नहीं है। अगर स्मोकर होगी तो रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्शिया पेशेंट में बढ़ जाएगा, और साथ में IUGR और प्रीमेच्योरिटी की भी रिस्क बढ़ जाती है। पेशेंट अल्कोहलिक है या नहीं है, वो हमारा कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज़ करा सकता है। पेशेंट ने कोई कॉन्ट्रासेप्शन लिया था या नहीं लिया था, पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है या नहीं है, या फिर प्रायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में हुआ है या नहीं है। ये हमारा प्रॉपर हिस्ट्री कंप्लीट करता है। उसके बाद हम एग्जामिनेशन पॉइंट में मूव करते हैं। तो हमें सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है पेशेंट का, जिसमें हम पेशेंट का बिल्ड देखेंगे कि पेशेंट नॉर्मल बिल्ड है और थिन बिल्ड है और ओबेज है पेशेंट। पेशेंट का न्यूट्रिशन देखना है, पेशेंट का हाइट और वेट देखना है, हाइट इन मीटर स्क्वायर और वेट इन केजीज, और उससे हम BMI कैलकुलेट करेंगे, वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। पेशेंट हमारी पेल है या नहीं है, बिकॉज एनीमिया इज इटसेल्फ अ वेरी पोटेंट रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को इक्टेरस है या नहीं है, जो कि जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी और ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस इन प्रेगनेंसी को डिनोट कर सकता है। पेशेंट साइनोज्ड है या नहीं है, पेशेंट को क्लबिंग है या नहीं है, ये दोनों हमारा हार्ट डिजीज़ की तरफ डायग्नोसिस जाता है और सस्पेक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। पेशेंट को कोई लिम्फेडेनोपैथी है या नहीं है, और पेशेंट को एडेमा है या नहीं है। पेशेंट को एडेमा है या नहीं है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एडेमा या तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या पैथोलॉजिकल एडेमा भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एडेमा ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली यूनिलेटरल होता है और रिलीव्स ऑन रेस्टिंग, लेकिन पैथोलॉजिकल एडेमा ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो बेसिकली बाइलेटरल होता है, और ये इंडिकेटिव होता है प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया के लिए और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी पेशेंट को एडेमा है तो हम पेशेंट से रीसेंट गेन इन वेट की भी एक पॉजिटिव हिस्ट्री एलिसिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें पेशेंट का टीथ, टंग, गम्स और टॉन्सिल्स इंस्पेक्ट करना है फॉर एनी लोकल इन्फेक्शन। नेक वेन्स इंस्पेक्ट करना है टू रूल आउट एनी कार्डिक पैथोलॉजी। नेक ग्लैंड्स, टू बी मोर स्पेसिफिक थायरॉयड ग्लैंड्स की एग्जामिनेशन करनी है। लेग वेन्स का एग्जामिनेशन करना है फॉर एनी वेरिकोसिटी और प्री एग्जिस्टिंग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करना है और कभी भी हिस्ट्री प्रेजेंट करते वक्त हमें कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है। जैसे हमें BP या PR और RR नहीं बोलना है, हमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट पूरा बोलना है। और जब हम ब्लड प्रेशर भी मेंशन करते हैं तो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डायस्टोलिक टेकन इन राइट आर्म इन सुपाइन पोजीशन, ये पूरा मेंशन करना है। उसके बाद हम पल्स रेट भी कर रहे हैं तो इतना बीट्स पर मिनट। उसके बाद विथ नो रेडियो रेडियल डिले और नो रेडियो फेमोरल डिले विच वाज नॉर्मल इन रिदम, फेयर इन वॉल्यूम, और कैरेक्टर ऑफ पल्स क्या था। टेम्परेचर भी हमें मेजर करना है तो इन इतना डिग्री फ़ारेनहाइट और इतना डिग्री सेल्सियस ओरल टेम्परेचर आपने लिया और एक्सिलरी टेम्परेचर आपने लिया, और रेस्पिरेटरी रेट मेंशन करना है इतना पर मिनट विच वाज एब्डोमिनोथोरैसिक और थोरैको एब्डोमिनल। तो ये हमारा पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद हम मोर सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आ जाएंगे।
सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले पेशेंट का CVS एग्जामिनेशन करेंगे, और आप चाहे तो ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन के लिए टिप टू टू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे हम CNS एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे पेशेंट वॉज कॉन्शियस, वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, हर सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस वे नॉर्मल। फिर हम CVS एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें कहेंगे S1 S2 हर्ड साउंड्स हर्ड एंड नो एडेड साउंड्स वे प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन को हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि बाइलेटरल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स प्रेजेंट एंड नो एडेड साउंड वाज देयर। उसके बाद हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम मेंशन करेंगे ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन पूरा और नो अदर ऑर्गेनोमेगाली। और ऑब्स के पेशेंट में हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करने को, जिसमें हम बाइलेटरल ब्रेस्ट का साइज डिनोट करेंगे, शेप मेंशन करेंगे, ओवलाइन स्किन कैसा था, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स ठीक था, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स था या नहीं था, और हमारा निपल्स में कोई फिशर, क्रैक या इरोजन तो नहीं था, जो कि लैटर पेशेंट को पोस्टमार्टम फेज में ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी कॉज करा सकता है। और अगर हमें ऑब्स की पेशेंट अगर प्यूपेरियम फेज में मिली है, तो हमें बेबी का एग्जामिनेशन भी वेरी मैंडेटरी है, फ्रॉम टिप टू टू ये हमें मेंशन करना मैंडेटरी है। इतना करने के बाद हमें एक अपने प्रोविजनल डायग्नोसिस सम अप करना है, एक समरी अपने केस के लिए लिखना है और अपना केस को कंक्लूड करना है। थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन।